नमस्कार, मैं अक्षता। यंग इंडिया टॉक सीरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय योग यूथ ऑर्गेनाइजेशन और ग्रीन इंडिया के आज के सत्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ जळगाव जिले के जिला कलेक्टर अभिजीत राउत सर है। सर, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। अभिजीत राउत सर 2013 के बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। वह वर्तमान में जळगाव जिले के जिला कलेक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सांगली जिले से। उन्होंने कुछ वर्षों तक नंदुरबार में डिप्टी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में भी काम किया है। वह अपनी साफ छवि और अनुशासन के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ प्रशासन को अनुशासित करने में उनकी अहम भूमिका रही। तो आज वो हमें रिलेवेंस ऑफ गांधी इन टुडेज वर्ल्ड इस विषय पर संबोधित करने वाले हैं। तो अभिजीत जी, मैं आपका अनुरोध करती हूँ कि आप आपके विचार हमारे साथ साझा कीजिए। अभिजीत जी। योगी की तरफ से ये जो व्याख्यान माला शुरू की गई है यंग इंडिया को फोकस में रखते हुए, इसमें सर्वप्रथम मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अभिजीत राउत, फिलहाल मैं जिलाधिकारी के पद पर जलगांव में कार्यरत हूं। और अगर देखा जाए तो बाकी जो सारे स्पीकर्स इस पूरे व्याख्यान माला में, इस श्रृंखला में जो भी आए हैं, उनका एक अलग ही लेवल है। काफी अनुभव लेके, काफी काम करके ये लोग आज आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन मेरा उसमें थोड़ा सा अलग एक शायद आपको रूप दिखेगा, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी नहीं है। मुझे 8 ही साल हुए हैं इस सर्विस में आकर, और उसके पहले भी ज्यादातर स्टूडेंट एज में ही मैंने जो भी मेरा बाकी का काल है वो व्यतीत किया है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे भी ऑड मैन आउट की तरह लग रहा है कि शायद इतने सारे जो एक इंटेलेक्चुअल सारे प्रवक्ता है उसमें मेरा शायद थोड़ा सा ऑड लगेगा। लेकिन एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस देश के यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। और जैसे कि हम बोलते हैं कि हर फील्ड में जानकार भी लोग चाहिए और जानदार भी लोग चाहिए। तो जानकार तो आप एज के साथ, तजुर्बे के साथ होते जाओगे, लेकिन जानदार जो है वो आप युवा अवस्था में जरूर होते हैं। उसके बाद ये जानदार पना जो है उसको टिकाए रखना, ये बहुत बड़ी एक आपके लिए, सबके लिए, हमारे लिए एक बड़ी चीज होती है। तो उसी हिसाब से मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे इस नजरिए से देखें कि मैं आप में से एक हूँ। मैं आप सारे जो यूथ है उसका एक प्रतिनिधि हूँ, और इस हिसाब से ही मैं आपसे बात करना चाहूंगा। क्योंकि ये विषय एक्चुअली बहुत बड़ा विषय है, जिसमें हमने काफी अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुना है या फिर आगे भी सुनेंगे। तो इसमें मेरा जो अनुभव है मैं आपसे थोड़ा सा उसमें व्यतीत करना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम तो मैं योगी की टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। काफी हम एक्टिविटीज देखते हैं हर साल, जब भी 2 अक्टूबर आता है या फिर 30 जनवरी आता है, तो काफी सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें हम महात्मा गांधी जी का स्मरण करते हैं, उनकी कुछ चीजों को याद करते हैं। और काफी सारी उनसे जुड़ी हुई जो बातें होती है, तो कभी पुस्तक प्रदर्शनी लगती है, कभी कोई व्याख्यान की श्रृंखला होती है, कहीं पे छोटे बच्चों के लेवल पे फैंसी ड्रेस और ऐसे टाइप की एक्टिविटीज होती है। लेकिन ये भी एक एक्टिविटी बहुत जरूरी है कि जिसमें विचार मंथन हो, काफी सारे अच्छे श्रोता आज हमारे पास है और उन्हें सुनने का मौका मिले कुछ अलग अलग विचारों को। तो उस हिसाब से मैं फिर से एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपका मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर इसमें आमंत्रित किया। 2019 में हमने गांधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी जिसे हम कह सकते हैं वो हमने देखी, और उसमें काफी सारे कार्यक्रम भी हुए थे। वैसे देखा जाए तो 150 साल एक बहुत बड़ा टाइम है। 150 साल मतलब अगर हम आज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्रेड धरे तो 75 साल के करीब एक आम आदमी जीता है। तो 150 साल मतलब 2 जनरेशन या 2 लाइफ टाइम्स, इतना बड़ा कालखंड होता है। लेकिन उसके बाद भी आज महात्मा गांधी, उनके विचार और उनका जो भी पूरा अस्तित्व इस देश में रहा है, वो आज भी इतना रिलेवेंट है। वो आज भी हमें हर पल पर महसूस होता है। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है जो महात्मा गांधी और उनके विचारों को बाकी सबसे अलग बनाती है। एक इसमें जस्ट छोटा सा चीज जो मुझे एक किताब में मैंने पढ़ी थी, किताब का नाम था गांधी एट 150। और उसमें एक आर्टिकल में एक बहुत अच्छी चीज बताई गई थी कि गांधी जी को एक बार खुद से पूछा गया कि आपका क्या हेतु है, आप कितने साल जीना चाहोगे। तो उन्होंने ईशोपनिषद का एक संदर्भ दिया। ईशोपनिषद में ये कहा गया है कि आदमी 125 साल तक
125 साल तक जिए। और उस जीने का क्या रहस्य होता है, तो उन्होंने दो चीजें बताई थी, रेनंसिएशन एंड डिटैचमेंट। तो सारे जो दुनिया के मोह माया जिसे हम बोलते हैं, या फिर जो वर्ल्डली अफेयर्स है, उनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके, उनसे थोड़ा अलग थलग होके जब आदमी खुद की राह पर चलता है, और खुद के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, इंटरनल पीस है, इंटरनल उसका जो भी एक एग्जिस्टेंस है, उसके ऊपर जब ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करता है, तब भी वो इतना ज्यादा जी पाता है। हम बहुत खुशनसीब होते अगर गांधी जी 125 साल तक जीते। हमें और कितनी सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती, हमें बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में, नई नई संकल्पनाओं के बारे में पता चलता। पर दुर्दैव से ऐसा हुआ नहीं। और हम सबको पता है कि फिर 30 जनवरी 1948 को जो एक दुखद घटना हुई और उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा एक कहा जाता है कि हत्या ये सेंसरशिप का सबसे बड़ा और सबसे निर्मम प्रकार है। आप देखेंगे तो मार्टिन लूथर किंग हो, अब्राहम लिंकन हो, सोक्रेटस हो, इन सारी महान हस्तियों को इसी तरह से उनकी हत्या कर दी गई, इसी तरह से उनके विचारों को खत्म करने की कोशिश कर दी गई। लेकिन बात यही है कि ये विचार खत्म नहीं होते, ये आज भी उतने ही रिलीवेंट है, ये आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने ये उस जमाने में थे, जितने ये 1900 साल में थे, जितने 1920 में थे, जितने 1948 में थे, और उतने ही आज ये 2021 में भी हमारे साथ सारे विचार है। गांधी जी के बारे में अगर देखा जाए तो हम ये हमेशा पूछते हैं कि गांधी जी है कौन। हम देखते हैं कि हम किसी आदमी को बोलते हैं कि चलिए ये पॉलिटिशियन है, ये आदमी फिलोसोफर है, कोई खिलाड़ी होता है, तो कोई अभिनेता होता है, कोई कलाकार होता है। गांधी जी कौन है? गांधी जी अगर वैसे देखा जाए तो ये सारी भूमिकाओं में थे, लेकिन एक सबसे बड़ा उनके बारे में जो कहा जाता है कि गांधी जी पॉलिटिशियन कम फिलोसोफर थे। क्योंकि जो उन्होंने भारत का एक फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया, तो उस वो डेफिनेटली एक तरह की वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही थी, जिसका अंत में हमें पता है कि 1947 में फिर उसकी परिणति हुई कि भारत देश एक स्वतंत्र राजकीय एग्जिस्टेंस उसे मिला। दूसरा ये कि उसके पीछे काफी सारी फिलोसॉफी थी, उन्होंने अपना जो तात्विक और दार्शनिक रूप उसमें दिखाया पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में। और उनके जो भी कुछ लिखान थे, चाहे वो यंग इंडिया में हो, चाहे वो हरिजन बंधु में हो, उनके स्पीचेस हो, इन सारी चीजों में उनके अंदर का दार्शनिक हमेशा झलकता रहा है। और ये सब मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि गांधी जी एक पॉलिटिशियन कम फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, उसके साथ साथ एक राजतंत्री भी थे। राजनेता मैं नहीं कहूंगा, राजतंत्री कहूंगा। तो उस हिसाब से हमें उन्हें देखना चाहिए। एक बार उन्हें भी खुद से पूछा गया था कि आप कौन हो, आप क्या हो, तो उन्होंने पूछा था कि उन्होंने कहा था कि आई एम अ हम्बल सीकर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मैं सिर्फ एक शोधकर्ता हूं जिसे सत्य और अहिंसा की तलाश है। ये भी अपने आप में काफी सारा महात्मा गांधी जी के बारे में कह जाता है। तो गांधी जी की जो सारी फिलोसॉफीज है, उसमें से तीन चार महत्वपूर्ण बातों पर आज मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। सत्य तो यूनिवर्सल है, वैश्विक है। वो कल भी, वो गांधी जी से पहले भी रिलेवेंट था, गांधी जी के वक्त भी था, और आज भी वो रिलेवेंट है। उनका दूसरा जो महत्व का ये था, वो था अहिंसा। अहिंसा अगर हम देखा जाए तो मैं फिर से एक बार उसी किताब का रेफरेंस लेना चाहूंगा। मैंने वो रिसेंटली पढ़ी है, शायद इसलिए मेरे इस विवेचन में थोड़ा सा वो किताब ज्यादा झलके। अगर ऐसा झलके तो मैं मतलब ये आपसे गुजारिश करूंगा कि उसे वो किताब की प्रेरणा मानी जाए। तो उस किताब में ये भी कहा गया है कि 20वां शतक जो था, ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि अनरेस्ट भरा शतक था। उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस 20वें शतक में हुआ। हमें पता है कि दो विश्व युद्ध उस बीच में लड़े गए, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। उस विश्व युद्ध का जिस तरह से अंत हुआ वो भी हमें पता है। और इस सारी टाइम में फिर उसके बाद भी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद काफी देश स्वतंत्र हुए। फिर कुछ देशों में अंतर्गत, जिसे हम यादवी युद्ध मराठी जगहों पर हमने देखा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, या फिर अ, एक देश में दो गुटों के बीच में जो भी एक संघर्ष होता है, वो हमने काफी हद तक देखा। तो बहुत सारे युद्ध इस दरमियान हुए। ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस जिसे कहा जाता है, जैसे कि जीनोसाइड है, एक किसी विशिष्ट एक व्यक्तित्व को या फिर किसी विशिष्ट समूह को टारगेट करके उन्हें खत्म कर देना, ये चीजें काफी हुई। हमने ये नाजी जर्मनी में देखा, हमने ये अफ्रीका में देखा, रवांडा जैसे देशों में। और ये सारी चीजें होते हुए एक तरफ विज्ञान की प्रगति हो रही थी, और विज्ञान को हम किस लिए यूज कर रहे थे, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए। तो इस हिसाब से काफी उथल पुथल भरा ये एक शतक रहा था। एक अगर हम एक तराजू में तोले तो मुझे लगता है कि
21वां शतक तो जाहिर है हम उसमें ले नहीं सकते, हम अभी उसमें रिसेंटली एंट्री कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले इतना दर्दनाक और इतना निर्मम शतक शायद अपने इतिहास में देखा नहीं था। और उस वक्त एक सबसे बड़ी चीज थी कि जिसे हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व नहीं था। अगर नाजी जर्मनी में अनेक लोगों की हत्या हुई तो वहां पे किसी ने पूछा नहीं या फिर उसे पूछने नहीं दिया गया। इसी तरह से जहां जहां भी अंतर्गत विवाद हुए, अंतर्गत संघर्ष हुए, सारे जो भी पूरी एक रक्त रंजित इतिहास लिखा गया, उसमें भी कोई पूछने वाला नहीं था। ये जीरो अकाउंटेबिलिटी का एरा था। और इस एरा में एक महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व जब अहिंसा का पाठ देता है तो वो अपने आप में काफी बड़ी चीज होती है। और जितना वो उस एरा में रिलेवेंट था, हमें पता है इस 21वें शतक की शुरुआत हुई 9/11 से। 9/11 एक, जैसे हम ये कहा जाता है कि जब विश्व के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद भी हम देखे जा रहे हैं कि भले 20-21 साल ही हुए हो, लेकिन काफी ऐसी एक्टिविटीज हुई है। और कभी कभी ये डर भी लगता है कि शायद, जैसे हम कहते हैं कि 20वां शतक बहुत रक्त रंजित था, शायद 21वां शतक उसे पार ना कर जाए। तो उस हिसाब से आज भी गांधी बहुत ज्यादा रिलीवेंट मुझे लगते हैं। और ये जो उनका नॉन वायलेंस था, ये जो अहिंसा थी, इसे एक वैश्विक अपील थी, यूनिवर्सल अपील थी। ये ऐसा नहीं था कि मैं और मेरा जो कुनबा है या फिर मेरा देश है उसके लिए, इन्होंने पूरे जग को सामने रखकर लिखा। उस वक्त जो भी विश्व में सारी हलचल हो रही थी, सारी बातें हो रही थी, उसको सामने रखकर उनकी वो अहिंसा की जो फिलोसफी है वो उनका उन्होंने डिजाइन किया था। और उस हिसाब से ही ये सारी चीजें बढ़ती गई। इसके पीछे जब हिंसा होती है तो उसके क्या कारण होते हैं? सबसे बड़ा होता है जिसे हम कहते हैं लस्ट फॉर पावर। जो सत्ता होती है या फिर जो ताकत होती है, उसकी जो वासना होती है, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा अहिंसा या सॉरी, ये सबसे बड़ा हिंसा के पीछे का कारण होता है। जैसे सत्ता के लिए जब ये पिपासा या वासना बढ़ने लगती है तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, और इस संघर्ष का अंत होता है वायलेंस में। तो उनका ये कहना था कि हमें सबसे पहले एक ऐसा विश्व चाहिए, एक ऐसा लोगों का समूह चाहिए जो इन संघर्ष को, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन्हें शांतिपूर्ण मार्ग से सुलझाए। उसमें किसी भी तरह का वायलेंस ना होने दे, हिंसा ना होने दे। और एक वो तरकीब उन्हें डेवलप करनी थी, एक उन्हें वो विचार आगे लाना था कि हर संघर्ष की परिणति हिंसा में नहीं होनी चाहिए। जब तक इंसान रहेगा, इंसान के अलग अलग गुट रहेंगे, तो संघर्ष जरूर होता रहेगा, विचारों में फर्क होता रहेगा, लेकिन उसको सुलझाने का तरीका जो था वो था नॉन वायलेंस या अहिंसा। और ये अहिंसा जो थी, ये नेगेटिव कंसेप्ट नहीं थी, मतलब इसमें डर नहीं था, इसमें ताकत थी। जब हम कहते हैं कि मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है और सामने वाला जिसके पास अस्त्र शस्त्र है, हम उसे बोलते हैं कि चलो आके हम बात करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत की चीज हो जाती है। ऐसा नहीं था कि मेरे पास अस्त्र नहीं है या फिर मुझे अस्त्र शस्त्र उनका इस्तेमाल करना नहीं आता, या मुझे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करना नहीं आता इसलिए मैं अहिंसा का पथ पकड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं था। बल्कि मुझे इन सबसे परे हटके, इनके आगे जाकर एक नया विश्व देखना है, इसलिए बापू ने अहिंसा का ये पाठ हमें पढ़ाया था। अहिंसा में एक चीज बहुत मद्देनजर हम अगर रखें तो वो थी मॉरल एडवांटेज। जब भी कोई आदमी अहिंसा की बात करता है तो उसे एक नैतिक, एक उसे पहल मिल जाती है, वो नैतिकता के हिसाब से बहुत ज्यादा सशक्त हो जाता है। और इसी के ऊपर ये सारी संकल्पना जो थी वो आधारित थी। और इससे जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि सारे अस्त्र शस्त्र जो पावरलेस हो गए, उनकी सारी शक्ति निकल गई अहिंसा के इस ताकत के सामने। उनका ये एक सबसे बड़ा मानना था कि अहिंसा अगर हमें प्रस्थापित करनी है तो जहां जहां से हिंसा का स्रोत जहां पे हो सकता है, जहां से हिंसा ऊपर उमड़ सकती है, वो सारी चीजों को हमें एड्रेस करना चाहिए। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि उनका अहिंसा का कंसेप्ट था वो काफी वाइड था, वो काफी उन्होंने उस पर विचार किया था। ऐसा नहीं था कि हिंसा से दूर भागना है, ऐसा था कि हिंसा को जाकर मुंह तोड़ जवाब देना है। और उस जो भी हिंसा का कारण है उसे समूल जाकर नष्ट करना है, तभी जाकर अहिंसा जो है वो हम प्रस्थापित कर पाएंगे। आज अगर हम देखें 21वें सदी में, तो ये सत्ता की वासना, सत्ता की पिपासा जो है वो हर लेवल पे, हर दुनिया के हर एक हिस्से में बढ़ रही है। संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, इससे ये संघर्ष और ज्यादा कठिन और तीव्र होते जा रहे हैं। नए नए जो डिस्ट्रक्शन के वेज होते हैं, जो जग संहार का तरीके होते हैं, वो नए नए हम तरीके ढूंढते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उससे भी हमें, उस पर भी सोच विचार करना चाहिए। एक बड़ा ये भी बदलाव हुआ है 20वें और 21वें शतक में कि रिसोर्स क्रंच जिसे हम कहते हैं, सारे संसाधन जो है अब उसके ऊपर काफी सारा लोड आने लगा है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेस उस हिसाब से नहीं बढ़ते, तो इसलिए दो गुटों में या दो ग्रुप्स में संघर्ष बढ़ता जा रहा है किसी रिसोर्स के लिए। काफी जगह पर अनरेस्ट है, लोगों को उनके हक जो है या फिर उनकी जो भी अधिकार है
उनके लिए लड़ना पड़ रहा है, उसके लिए अनरेस्ट होता है। और सबसे खतरनाक चीज 21वीं सदी के बारे में यह है कि डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, जो सारे नैतिक मूल्य हैं उनका बहुत तेजी से अधोपतन भी हुआ है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज 21वीं सदी में अगर हमें मानवता को बचाना है तो हमें सबसे पहले अहिंसा की ओर जाना पड़ेगा। हमें पता है, हम देखते हैं इसराइल पैलेस्टीन के बीच में जो भी एक इतिहास उनका पूरा 1940 के दशक से हमें पता है। हम देखते हैं 9/11 जैसी बड़ी घटना हो जाती है। हम देखते हैं कि अमेरिका में या विश्व के बाकी हिस्सों में भी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे गन्स लेके जाते हैं, शूटिंग करते हैं। इन सारी चीजों का सोल्यूशन अगर हम देखें तो महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों में है। और ये हम काफी देर कर चुके हैं, लेकिन आज भी सारा विश्व ये बोलता जरूर है कि बापू के सिद्धांत हमें चाहिए, लेकिन उन पे अमल लाना आज सबसे बड़ी जरूरत हमें हुई है। तो ये थोड़ा नॉन वायलेंस के या अहिंसा के बारे में मेरे विचार थे। दूसरा उनका सबसे बड़ा जो एक कंट्रीब्यूशन था, मुझे लगता है उन्होंने धर्म की जो व्याख्या की थी, रिलीजन, उतना स्पष्ट धर्म का विचार आज तक मेरे ख्याल से किसी ने किया नहीं है। उनके लिए धर्म, वो खुद बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थे। हमेशा ऐसा कहा जाता था कि रिलीजियस गांधी क्रिएटेड सेकुलर इंडिया एंड नॉन रिलीजियस जिन्ना क्रिएटेड नॉन सेकुलर पाकिस्तान। तो ये जो फर्क है, हमेशा बोला जाता है कि उनका जो धार्मिकता थी, वो हमेशा कहते थे कि धार्मिकता जो है वो निजी होनी चाहिए, वैयक्तिक होनी चाहिए। और जब भी आप समूह में जाओ या फिर किसी बड़े गट में जाओ, तब आपको अपनी धार्मिकता से आगे रखना चाहिए सबका कल्याण और सबका साथ। तो उस हिसाब से उन्होंने जो एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की कंसेप्ट दी, जो हमारे भी संविधान में भी वही अच्छी तरीके से हमने उसे लिया है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हम सारे धर्मों को समान रखते हैं। इसके अगर विरोध में देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज में जो निगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, निगेटिव का मतलब ये नहीं कि वो चीज खराब है, निगेटिव इन द सेंस कि वहां पे किसी भी धर्म को हम मानेंगे नहीं, इस तरह की कंसेप्ट आई थी। हमारे यहाँ पे कि हम सबको एक साथ लाएंगे, सबको मानेंगे, तो वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये कंसेप्ट लेके हमारी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म बनी है। और इसे एक सी तरह के देखा जाए कि ये एक ही ईश्वर को पाने के लिए, एक ही गोल को पाने के लिए, एक ही हमें जो भी अचीव करना है, हमें जो फलित चाहिए उसके तरफ जाने के अलग अलग रास्ते हैं, ऐसा विविध धर्मों के बारे में उन्होंने सोचा था। और इसकी दो बेसिक जो बुनियादें थी, इनका जो मूलभूत सिद्धांत थे, वो था टॉलरेंस और रिस्पेक्ट। तो टॉलरेंस सबसे बड़ी चीज आज के जग में हमारे लिए हो चुकी है। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होता है कि एक दूसरे के विचारों के लिए, धर्म के लिए, धर्म के अंदर भी अलग अलग पंथ होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, उनके लिए वो रिस्पेक्ट होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अपने धर्म के विचारों को रखा था। यंग इंडिया में उन्होंने इस बारे में काफी ज्यादा लिखा था, क्योंकि उनका फोकस यही था कि हमें एक धार्मिक युवा तो चाहिए, लेकिन वो फैनेटिक नहीं होना चाहिए, उसमें अतिरेक या उग्रवाद नहीं होना चाहिए। और उसी हिसाब से अगर हम देखा जाए तो उन्होंने अपना पूरा जो जीवन था वो व्यतीत किया। अपने सारे जो उनके साथ उनके अनुयायी थे, उनको भी उन्होंने इसी तरह से आगे उन्होंने अपने विचार प्रदान किए थे। आज अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि रिलीजन या धर्म जो है वो ज्यादा पब्लिक हो गया। वो जो पहले एक धर्म निजी चीज होनी चाहिए, वो अब ज्यादा सार्वजनिक हो चुकी है। जब बहुत ज्यादा हम मैकेनिकल हो रहे हैं धर्म के बारे में, हम बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक भी हो रहे हैं। हम जो कोई कर्म कांड है उसमें सारे धर्म फंसे जा रहे हैं। और जिसे कोड बाउंडेडनेस कहते हैं कि कुछ लिखा है और हम उसी को पालन करेंगे, उसमें कोई सोच विचार नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी अड़चन आज धर्म के बारे में हम सबको आ रही है। और बापू ने बस यही चीजें बताई थी कि अपने धर्म को निजी रखो, व्यक्तिगत रखो, और जब आप समूह में आओ तब सबका साथ लेके आपको आगे बढ़ना है। आज हम अगर देखें तो हम धर्म की मूल जो फिलोसॉफी है उससे ही दूर हट रहे हैं। धर्म को एक ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एक एक कुछ सुपर नेचुरल होता है, कुछ इस दुनिया से परे होता है, और हम उसके लिए हमें एक फियर एंड फैसिनेशन होता है, हमें थोड़ा सा डर भी होता है। हर रिलीजन में हम भगवान से डरते हैं, ऐसे बोलते हैं सब लोग कि भगवान से डरो, गॉड से डरो। और उसी के साथ एक फैसिनेशन भी होता है, हमें एक प्रकार का आकर्षण होता है उस तरीके से कि ये ऐसी दैवी शक्ति है जो हमें पार लगाएगी, हमारी नैया पार लगाएगी, हमें काफी सारा सहारा और एक सपोर्ट भी देती है। तो इस धर्म को, जो धर्म का जो आत्मा होता है, उसको पकड़ के गांधी जी ने ये चीजें कही थी कि हमें टॉलरेंट होना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और आज का तो बहुत ही अजीब वक्त है। मतलब अगर हम देखें मध्ययुगीन इतिहास अगर पढ़े तो धर्मों के बीच में संघर्ष होता था, क्योंकि धर्म अपना अपना एक्सपांशन करने में लगे थे। हर
धर्म के कुछ ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि हमारा धर्म आगे बढ़ना चाहिए। आज अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा कम हो चुका है। आज एक्सपांशनिस्ट रिलीजन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी धर्मों के बीच में जो भी आज विवाद होते हैं वो हम देख ही रहे हैं। तो आज हमें गांधी जी का सेक्युलरिज्म और गांधी जी का रिलीजन का जो कंसेप्ट है, जिसमें आप धार्मिक भी रहते हो और सेक्युलर भी रहते हो, उसे अपनाने की जरूरत है। गांधी जी एक बहुत अच्छा उन्होंने एक वाक्य उन्होंने लिखा था या कहा था कि सारे जो धर्म है वो सत्य है, ऑल रिलीजन्स आर ट्रू। सारे जो धर्म है उनमें कुछ खामियां है, ऑल रिलीजन्स हैव सम एरर्स। और सारे जो धर्म है वो मेरे आत्मा के पास है, ऑल रिलीजन्स आर डियर टू मी। तो ये अगर त्रिसूत्री हमने हर जगह पे इस्तेमाल की और इसका अगर हमने अनुभव किया, तो मुझे लगता है कि हम काफी अच्छी तरीके से ये जो आज का धार्मिक सब वाद विवाद चलते रहते हैं उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से भी, धर्म के हिसाब से भी गांधी जी आज भी बहुत ज्यादा हमारे लिए, सबके लिए रिलीवेंट है। और खास करके हम जवान लोगों के लिए, नौजवान जो पीढ़ी है, ये उम्र होती है थोड़ी सी कि कोई कुछ बोल देता है, हम उस पर झट से विश्वास कर लेते हैं और वो फैसिनेशन और फियर भी बहुत थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि हम गांधी जी को अगर ज्यादा पढ़े तो धर्म को और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तीसरा जो गांधी जी का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो मैं थोड़ा चर्चा में लेना चाहूंगा, वो है नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता। आज दुर्दैव ये भी है कि नेशनलिज्म ये शब्द का हम मतलब कुछ अलग ही इंटरप्रिटेशन लेते हैं, थोड़ा सा गलत तरीके से। लेकिन गांधी जी के बारे में अगर देखा जाए तो उन्होंने नेशनलिज्म को बहुत अच्छी तरीके से अपने सारे स्पीचेस में और अपने लिखानों में उन्होंने समझाया था। सबसे बड़ी चीज तो ये कि जैसे हम कहते हैं कि भारत पहले एक भौगोलिक एक इकाई हुआ करता था, तो उसे एक राष्ट्र बनाने में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। टर्निंग अ कंट्री इनटू अ नेशन, टर्निंग अ कंट्री इनटू अ नेशन, ये गांधी जी का बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। कंट्री या जो देश होता है वो हमें पता है कि उसकी एक भौगोलिक परिसीमा होती है, जोग्राफिकल एंटिटी वो होती है कि यहाँ से यहाँ तक इतने मीलों तक ये एक देश कहा जाएगा। लेकिन जो राष्ट्र होता है, नेशन होता है, वो लोगों के दिलो दिमाग में बसता है, वो लोगों के दिल में होता है। जब हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हम बाहर भी गए तो हम भारतीय रहेंगे, तो वो राष्ट्रीयता हमारी है, वो हमारा नेशनलिज्म है। इस तरह से वो जो टुगेदरनेस है, वो जो सबको एक साथ लाना है, ये गांधी जी ने हमें सिखाया था। उनका जो नेशनलिज्म के परिप्रेक्ष्य में नेशन का उनका जो कंसेप्ट था, उसमें सबसे बड़ी चीज थी स्वराज। उन्होंने स्वतंत्रता शब्द से ज्यादा स्वराज इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका कहना था कि स्वराज मतलब क्या, तो मुझे मुक्ति चाहिए हर तरह के गुलामी से और हर तरह के शोषण से। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें दूसरे राष्ट्र के, दूसरे देश के लोगों से मुक्ति चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमें गुलामी से और शोषण से मुक्ति चाहिए। इसका मतलब ये है कि भले ही दूसरे देशों के लोग निकल जाए, हमारे यहाँ पे अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, पुर्तगीज थे, वो लोग निकल गए, लेकिन इनके निकलने के साथ साथ सारी गुलामी और शोषण भी निकलना चाहिए। और ये भी उन्होंने मान के चला था कि अपने ही देश के लोग, स्वकीय जो है, वो भी शोषण और गुलामी में अपने देश को ढकेल सकते हैं। तो भले ही सत्ता में जो भी लोग रहते हैं वो विदेशी हो, देशी हो या अपने हो, लेकिन जब तक ये दो चीजें हटती नहीं, गुलामी और शोषण, तब तक हम सही मायने में स्वराज और स्वतंत्रता की तरफ जाते नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने ये उस वक्त देखा था कि शोषण और गुलामी ये कितनी बड़ी चीजें हैं। और आज भी हम देखते हैं कि भारत के सामने बहुत बड़ा एक जो प्रश्न है वो है शोषण का। तो उस हिसाब से गांधी जी आज भी हमें बहुत ज्यादा रिलीवेंट लगते हैं। दूसरा उनका ये था कि नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता को रखते हुए उन्होंने कभी अपना वैश्विक जो एक ढांचा था वो भी छोड़ा नहीं। गांधी जी वॉज ग्लोबलिस्ट, और उन्होंने एक वो भी मंत्र दिया था कि थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। आपको पूरे विश्व का विचार करना पड़ेगा और अपने लोकल लेवल पे आपको इसका पूरा जो है उसको अनुभव में लाना पड़ेगा। और इस हिसाब से उनका जो नेशनलिज्म है वो रीजनल लिटिलनेस जिसे हम कहते हैं, कि किसी एक एरिया में संकुचित रहने से अलग हटके उन्होंने पूरे एक उसको जागतिक परिप्रेक्ष्य दिया, एक वर्ल्ड वाइड डायमेंशन दिया। और एक अलग तरीके से उन्होंने लोगों को सिखाया कि राष्ट्रभक्ति किस तरह से की जाए, और राष्ट्र क्या जो भी हम राष्ट्र के लिए करेंगे उस वो करते हुए राष्ट्र क्या होता है ये उन्होंने लोगों को सिखाया। उनके राष्ट्रीयता में लोग मध्यवर्ती बिंदु थे, लोग, पीपल वेर एट द सेंटर। और उसी वजह से उनकी जो राष्ट्रीयता की संकल्पना है वो आज हमें, विशेषता नौजवानों को, अच्छी तरीके से हमें उसको अपने आप में सम्मिलित कर लेना होगा।
उसके बाद एक बहुत अहम जो शब्द हम हमेशा सुनते हैं, विकास विकास विकास, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बारे में गांधी जी के क्या ख्याल थे? हम सबको एक थोड़ा सा ऐसा कभी कभी एक मिसकंसेप्शन, एक ऐसा हो सकता है गलतफहमी के गांधी जी का विचार जो है वो थोड़ा सा 20वें शतक के हिसाब से सही था, लेकिन आज का डेवलपमेंट का एंगल बदल चुका है। लेकिन अगर आप गांधी को ज्यादा पढ़ेंगे, उनका खास करके गांधी एज अ इकोनॉमिस्ट अगर आप पढ़ेंगे, एज एन इकोनॉमिस्ट, तो आपको और ज्यादा रिलेवेंट लगते जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि नहीं, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, जितना हम विकास में आगे बढ़ रहे हैं, उतना गांधी और ज्यादा रिलेवेंट होते जा रहे हैं। क्योंकि उनका जो थॉट था वो प्योर एंड प्रोग्रेसिव थॉट था। गरीब को बीच में, अपने विचार के बीच में रखकर उनका पूरा डिजाइन होता था, और उसमें एक प्रगतिशीलता थी। ऐसा नहीं था कि हमें वापस जाना है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी वो नहीं थे। हालांकि उनकी कुछ चीजें जो थी वो गांव के इर्द गिर्द ज्यादा घूमती थी, लेकिन आज भी वो सारी चीजें हम रिलेवेंट मान सकते हैं। एक अगर उनका विजन को एक उनका उदाहरण लिया जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आज CSR का कंसेप्ट आया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कंपनीज एक्ट और बाकी सारे इसके रिलेवेंट रूल्स जो है उसमें आई है, तो इसकी शुरुआत उनके डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट से हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सारे जो बड़े व्यापारी है, उन्होंने ये समझ के चलना चाहिए कि ये ट्रस्टी है और ये पूरे समाज के लिए अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, और उनको भी ट्रिकल डाउन अप्रोच से वो सारा उसका आर्थिक और बाकी तरह का फायदा पहुंचाए। तो यही कंसेप्ट थोड़ा सा हमने अलग करके, मॉडर्नाइज करके आज CSR के माध्यम से अपनाया है। उनका सबसे बड़ा मुझे लगता है फैक्टर था, वो था उनकी विजन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। उनके पास वो विजन थी 1948 के बाद, जब वो कहते थे कि मुझे 125 साल जीना है, तो वो शायद वो विजन लेके ही उन्होंने वो कहा था। तो उनका वहां पे बोलना था कि मुझे भारत में गरीबी नहीं चाहिए और डिप्राइवेशन नहीं चाहिए। डिप्राइवेशन ये उनके हिसाब से विकास का सबसे बड़ा दुश्मन था, डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो एनिमी है वो उनके हिसाब से डिप्राइवेशन। अगर किसी के पास एक चीज है और दूसरे के पास नहीं है, तो वो ज्यादा आभास देता है कि मेरा विकास नहीं हुआ या फिर मैं पिछड़ा हूँ। और अगर वो किसी के पास नहीं है, तो शायद इतना उसका असर पड़ता नहीं। ये एक जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसे ध्यान में रख के उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था। दूसरा उनका जो सबसे बड़ा, हमें एक सबसे बड़ी देन है, वो है विकेंद्रीकरण की, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। आज हम कहते हैं, हमने काफी उसमें इतिहास भी हमें पता है कि मेहता कमेटी थी, उसके बाद बहुत सारा चेंज हुआ, फिर उसके बाद 91st 92nd अमेंडमेंट जो संविधान में संशोधन हुआ, उसके बाद पंचायत राज सिस्टम और नागरिक स्वराज्य संस्थाओं का सिस्टम आया। ये उन्होंने उसी वक्त कहा था, और उनके ही विचारों से ये संविधान में भी उस वक्त हमारे जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ऑफ सोशल पॉलिसी, उसमें वो आए थे। तो उनका जो कंसेप्ट था ग्राम स्वराज का था, ये एक इंटीग्रेटेड मॉडल था। ये पूरी तरह से एक अपने आप में ये परिपूर्ण मॉडल था रूरल डेवलपमेंट के लिए। उसमें उन्होंने 5-7 बहुत अहम चीजों पे फोकस किया था। सबसे पहली चीज थी कृषि, यानी एग्रीकल्चर, जो आज भी हमें पता है कि हमारे रूरल इकोनॉमी का जो एक रीढ़ की हड्डी है वो कृषि क्षेत्र ही है, और कृषि से संबंधित जो है पशु संवर्धन और बाकी जो क्षेत्र है वो है। उन्होंने उसके ऊपर काफी सोच विचार किया था, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के दिशा में हमें उस वक्त उन्होंने ले गए थे। इसके अलावा कृषि के लिए एक बहुत जरूरी चीज रहती है पानी की उपलब्धता, और उसके लिए वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने काफी सारा मार्गदर्शन किया था। उसके बाद उनका जो फोकस था कि हाउस होल्ड, एक कुटुंब के लिए सोच होनी चाहिए। और आज हम फिर से जाके वही चले आए कि हम हाउस होल्ड को देखते हैं कि हाउस, एक घर में क्या क्या फैसिलिटीज होती है, क्या नहीं होती। ये सारी चीजें हमें गांधी जी के विचारों से ही मिली है। ऊर्जा के बारे में हर गांव अपना अपना स्वयं पूर्ण हो, ये उनका एक ड्रीम था। इसलिए बायोगैस और इन चीजों को उन्होंने काफी सारा उनको प्रोत्साहन दिया। ये हम आज भी देखते हैं कि आज जो एनर्जी का पूरा इश्यू चल रहा है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उनके ऊपर जो क्रंच है, तो उसमें ये स्वयं पूर्णता कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज तो हम सोलर के टेक्निक तक भी आ गए हैं। उनका बहुत बड़ा एक भर था जो, या फिर एक बहुत बड़ा उनका कहना था कि जो भी छोटी इंडस्ट्रीज है जो गांव के लेवल पे होती है, जिसे हम कुटीर ग्रामोद्योग कहते हैं, उसके ऊपर उनका बहुत बड़ा फोकस था। क्योंकि उन्हें पता था कि ये, इसमें सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और एक ही इंडस्ट्री बड़ी लगे, उसमें सारे तरह से लोग आएंगे, तो बहुत ज्यादा स्थलांतर होगा, माइग्रेशन होगा, और उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो सकती है। तो इसलिए उनका ग्रामोद्योग पर, कुटीर उद्योग पर बहुत ज्यादा उनका विश्वास था। और वो भी हम आज देखते हैं कि KVIC और अदर बहुत सारे हमारी इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू हम यही विचार को आज आगे बढ़ा रहे हैं। उपजीविका यानी लाइवलीहुड, ये उनके लिए काफी अहम, उनके आर्थिक विचारों में एक मुद्दा हमेशा आता रहता है।
और ये आज हम 2000 के बाद रूरल लाइवलीहुड और फाइनेंशियल इंक्लूजन इन चीजों की बात कर रहे हैं। आर्थिक जो भी इंक्लूजन है, सबको आर्थिक समावेशितता जिसे हम बोलते हैं, तो इन सबको लेकर सब लोगों तक आर्थिक साक्षरता पहुंचे, ये उनका थॉट जो 1940 के दशक में उन्होंने कहा था, वो आज भी उतना ही रिलीवेंट है। और ये दो चीजें, ये अगर हम देखा जाए तो हमारे इतिहास में स्वतंत्रता के बाद पहले 50 साल तक शायद हमने इन चीजों पर इतना ज्यादा कभी डिस्कशन किया नहीं। हम, और वो जाहिर सी बात थी कि उस वक्त हमारी प्रायोरिटीज दूसरी थी, हमें बेसिक चीजों में ही काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उसके बाद इस 21वीं शताब्दी में हम इन दो चीजों पर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसमें फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके थ्रू हम लाइवलीहुड को आगे ले जाने का आज काम कर रहे हैं। ये भी गांधी जी की ही हमें देन है। और आखिरी चीज इसमें थी कि गांव के हिसाब से शिक्षा उस तरह से होनी चाहिए। नई तालीम हमें सबको पता है, और उसमें एक जो पूरा उन्होंने होलिस्टिक अप्रोच लिया, सब सारे जो इश्यूज है उनको समेटते हुए उन्होंने एक शिक्षा का नया मूल मंत्र दिया, वो भी आज काफी हद तक रिलीवेंट है। लर्निंग बाय डूइंग, ये कंसेप्ट जो उनकी तरफ से आया था, वो मुझे लगता है कि आज भी काफी रिलीवेंट है। और आज हम उसे ज्ञान रचनावाद कहते हैं, एबिलिटी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं, अलग अलग नामों से उसे बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो हमें ये नजर आता है कि गांधी जी का जो मूल फोकस था वो था क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। उनका ये कहना था कि हर इंसान की जो एक जीवन की श्रेणी होती है उसका वर्धन होना चाहिए, और ये क्वालिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था कि चार चीजें चाहिए। पहली, आत्मसम्मान यानी डिग्निटी। हर आदमी को आत्मसम्मान मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उसको उसका जीवन उस तरह से चले, उसकी उपजीविका उस तरह से चले कि वो अपना आत्मसम्मान उसमें अच्छी तरह से रख सके। दूसरा, उन्होंने कहा था कि बॉटम अप ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, कि नीचे से ऊपर तक, ट्रिकल डाउन के अगेंस्ट ये उनका था कि गांव अगर डेवलप होंगे तब वो इकोनॉमी का फायदा ऊपर ऊपर पहुंचता जाएगा और उससे देश सशक्त होगा। ये उनका एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में कंसेप्ट था कि जब तक बॉटम अप ग्रोथ नहीं होती तब तक हम क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव नहीं कर पाएंगे। तीसरा, उनका कहना था कि शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से बर्ताव में जो भी बदल लाना है, बिहेवियरल चेंज, उस मामले में उनका काफी ज्यादा अनुग्रह था। और वो भी हमें आज देखने को मिलता है कि हमें शिक्षा सिर्फ डिग्री के लिए या फिर हमें सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए नहीं चाहिए, तो आदमी के अंदर वो बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, वही क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारता है, ये भी हमने देखा है। और उनका अंतिम मुद्दा था कि सबको समान संधि मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे आया है। और आज सारी अगर हम स्कीम्स देखें, सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें, कहीं ना कहीं उसके अंदर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये चीज जो है, ये बेसिक प्रिंसिपल जो है वो उसमें अच्छी तरह से सम्मिलित हो चुका है। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि गांधी जी की जो विकास के प्रति सोच थी, गांधी जी एज अ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, ये हमें आज भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, ये हमें आज भी मार्गदर्शक है। और इन सब में अगर हम देखा जाए तो आज भारत के सामने दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है, ये हमेशा किसी इंटरव्यू में वगैरह लोगों से पूछा जाता है सवाल। मुझे लगता है दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आज है। एक तो डिस्पैरिटी, अलग अलग लेवल पे आज डिस्पैरिटी है, विषमता है, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी है, डिजिटल डिवाइड है, आज कास्ट डिस्पैरिटी है, क्लास डिस्पैरिटी है। ये सारी चीजें एक अगर हम किया जाए तो एक जनरल जो थोड़ा सा समाज में विषमता है, ये भारत के आगे एक बहुत बड़ी आज तकलीफ है, जिसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। और दूसरा है कि प्रोडक्टिविटी जो हमारी कम है, फिर वो खेती हो, फिर वो इंडस्ट्री हो या अदर सेक्टर्स हो, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है। तो इन दोनों समस्याओं का अगर समाधान हमें ढूंढना है तो गांधी के मूल तत्वों में ही हमें मिलेगा। और इनको अगर हम बेस रखें, इनको अगर हम एक व्यासपीठ के रूप में रखें तो जरूर हम काफी आगे बढ़ जाएंगे। और एक बार ये दोनों चीजें अगर हमने सॉल्व कर ली, विषमता और जो हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, तो मुझे लगता है कि भारत आगे के वक्त में काफी अच्छे तरीके से विकसित होके आगे जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त की भी कमी है, तो इतनी तीन चार चीजों पर जो भी मैंने विवेचन पेश किया, ये आपको शायद एज अ फॉर्डर ये काम करे। मेरा मूल उद्देश्य यही था इस टॉक में कि ये सारी चीजें आपके सामने लाकर आपको थोड़ा सा मुझे पुश करना है कि आप भी ज्यादा गांधी जी के बारे में पढ़े, उनके विचारों के बारे में पढ़े, पढ़कर उसका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, और जो भी आपको उससे हासिल होता है वो दूसरों तक पहुंचाए। आप इसका जो विवेचन होता है ये सब तक पहुंचाए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को गांधी जी के तत्व ज्ञान के तरफ या फिर गांधी जी के विचारों की तरफ मोड़िए। आज समाज में हमें सचमुच इन सारी चीजों की जरूरत है। गांधी जी के बारे में तो एक हम जैसे बोलते हैं कि जितने वो आगे हम चले जाते हैं उतने ज्यादा रिलीवेंट हो जाते हैं, उतने ज्यादा वो आज के वक्त के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट फिट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम काफी
इसमें प्रगति कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार योगी की टीम का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये संधि दी, एक चांस दिया, और सब श्रोताओं का भी मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे सुना। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप, जैसे मैंने अंत में बताया, कि आप भी इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लोगों तक गांधी जी के विचार पहुँचाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद अभिजीत जी। आज तक योगी के हर काम में आपने हमारा साथ दिया है और ऐसे ही आगे चलकर हम और भी काम साथ में करते रहेंगे, ऐसी आशा। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। और 2 से 11 अक्टूबर के बीच चलने वाले यंग इंडिया टॉक सीरीज हम कल फिर से मिलेंगे शाम 5 बजे। धन्यवाद।